Hello everyone, I am Dr. Puneet Dikshit, neurophysician from Kanpur, and today I will talk about vascular dementia. एक्चुअली मैं कुछ केसेस आपके सामने रखूंगा जो हमारे पेशेंट्स रहे हैं. उनके कुछ केसेस मैंने इसीलिए कि फॉर जनरल अवेयरनेस कि आप लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक की जानकारी हो. डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया इज डिक्लाइन इन कॉग्निटिव फंक्शन. कॉग्निटिव फंक्शन मतलब लर्निंग, थिंकिंग एंड रिमेंबरिंग. तो आप कुछ भी चीज लर्न करते हैं, सोचते हैं, याद रखते हैं. अगर ये फंक्शन आपका गड़बड़ाता है तो इस बीमारी को हम लोग भूलने की बीमारी या डिमेंशिया की बीमारी कहते हैं. वैसे तो डिमेंशिया का जो वेस्टर्न पॉपुलेशन मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अल्जाइमर्स डिजीज. बट इन इंडिया we see lots and lots of patient of vascular dementia than Alzheimer's disease. Okay, so vascular dementia and vascular Parkinson, it is much more common than Alzheimer's disease in India, what I think, because in my OPD I see lots and lots of patient of this vascular dementia. Now होता क्या है इसमें? एक्चुअली वेस्कुलर डिमेंशिया तो आपने समझ लिया. वेस्कुलर डिमेंशिया मतलब कि आपके अंदर कोई वेस्कुलर रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हुई. आपने उसको सही समय पे मैनेज नहीं किया. वेस्कुलर रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? वो रिस्क फैक्टर जिनकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी पड़ता है, जिनकी वजह से आपको पैरालिसिस भी पड़ता है, वही रिस्क फैक्टर होते हैं जो आपको भूलने की भी बीमारी पैदा कर सकते हैं. जैसे स्मोकिंग, जैसे टोबैको च्यूइंग, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे हाइपरटेंशन, जैसे शुगर, डायबिटीज, है ना. सो दीज आर वेस्कुलर. सिडेंटरी लाइफ स्टाइल, है ना, सुस्त जीवन शैली. तो कैसे ये हमें भूलने की बीमारी इन चीजों से होती है? कैसे हमारा बीपी या हमारी स्मोकिंग की हैबिट से हमको भूलने की बीमारी हो सकती है ना. तो इसके बारे में आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे. तो वन बाय वन चलते हैं. सबसे पहले, जैसे अगर आप स्मोक करते हो, टोबैको लेते हो या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, तो जो कैरोटिड्स और वर्टिब्रल दिमाग में खून ले जाने वाली आर्टरीज हैं, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है. मतलब इसकी इंटीमा जो होती है, इनकी वजह से डैमेज होती है और वहां पर एक प्लाग बनने लगता है. यही प्लाग डिस्टर्ब होता है और दिमाग में जाकर के आपको पहले पैरालिसिस देगा और बाद में डिमेंशिया नाम की बीमारी हो जाएगी, भूलने की बीमारी आ जाएगी. इसकी वजह से जो डिमेंशिया की बीमारी होती है उसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया या मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया. मल्टीपल ब्रेन में इन्फार्क्ट हो जाता है या पोस्ट स्ट्रोक. ओके, सो जो पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया या मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया होता है, इसका एक एग्जाम्पल, एक हमारे पास पेशेंट था. ही इज 70 ईयर ओल्ड एंड 6 ईयर प्रायर टू his visit to me, he had severe left PCA infarct. मतलब एक आर्टरी होती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो कि उसकी क्लॉट कर गई थी, जिसकी वजह से उसको लेफ्ट साइड की PCA क्लॉट कर गई, तो उसको दाहिनी तरफ दिखना बंद हो गया. मतलब दोनों आंख से बाईं तरफ दिखता था, दाहिनी तरफ उसको दिखना बंद हो गया. तो जब उसको दाहिनी तरफ दिखना बंद हो गया तो इनिशियली क्या होता है कि PCA की एक आर्टरी होती है, इसको पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी बोलते हैं. ये आर्टरी हिप्पोकैम्पस को P2 से निकलती है और ये जो है हिप्पोकैम्पल एरिया को सप्लाई करती है. तो उसका लेफ्ट साइड का हिप्पोकैम्पल एरिया ऑलरेडी डैमेज था, जिसकी वजह से उसको थोड़ा बहुत कॉग्निटिव मतलब लर्निंग, थिंकिंग, रिमेंबरिंग में दिक्कत थी. लेकिन अचानक से उसको क्या हुआ कि उसको अचानक से एक दिन, चूंकि उसने फिर भी अपना रिस्क फैक्टर में उसको हाइपरटेंशन था, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता था, हाइपरलिपिडीमिया था, तो ये रिस्क फैक्टर थे उसके अंदर, और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया अपने इन रिस्क फैक्टर्स पे. और अगेन उसको अपनी ब्लड थिनर भी बंद कर दी, तो उसको अगेन क्लॉट हुआ. ऑल्दो इस बार क्लॉट था वो छोटा था, लेकिन अब अपोजिट साइड का भी हिप्पोकैम्पल एरिया डैमेज हुआ. ऑल्दो डैमेज माइल्ड था, लेकिन पेशेंट डिसेबल्ड हो गया. अब पेशेंट जो था उसको छोटी छोटी चीजें भी भूलने लगा. ठीक है, इसमें एक्चुअल में क्या था, जैसे उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स ठीक था तो उसको अटेंशन में दिक्कत नहीं थी. जैसे हम उससे कुछ बात बोलते थे तो अटेंशन उसका ठीक था, लेकिन वो रिकॉल नहीं कर पाता था. जैसे उसको कोई भी शब्द हम उससे 3 शब्द हम लोग देते हैं तो जनरली मैंने उसको 3 वर्ड दिए, कमल नदी हाथी, थोड़ी देर पूछा, उसने नहीं बता पाया.
मैंने उसको क्लू दिया कि मैंने तुमको एक फूल दिया था, तो ही इज अनेबल टू टेल एनीथिंग, मतलब वो ये भी भूल गया कि मैंने उसको कोई 3 वर्ड दिए थे। उसको अपनी डेली लिविंग के लिए भी अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके का जो केस होता है इसको बोलते हैं पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया। स्ट्रोक हुआ और उसके बाद जो डिक्लाइन आई, अच्छा ये रिवर्ट भी नहीं होते हैं। कब बोलते हैं पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया? जैसे कि आपको अटैक पड़ने के साथ या विद इन 6 मंथ आपको भूलने की बीमारी हो जाए, है ना। तो अटैक के साथ या विद इन 6 मंथ आपको भूलने की बीमारी हो। अच्छा, अब तो मतलब इसलिए आपको अपनी स्मोकिंग पे कंट्रोल रखना है और आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पे कंट्रोल रखना है, अदरवाइज इट मे लीड टू पोस्ट स्ट्रोक डिमेंशिया। नाउ सेकंड इज, या जो हम लोग मोस्ट कॉमन डिमेंशिया देखते हैं उसका कारण होता है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। जो बीपी होता है एक्चुअल में क्या होता है कि ये हाई बीपी लीड टू आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब जो पेनिट्रेटिंग आर्टेरियल होते हैं, जो बेसल गैंग्लियन रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं, इनकी जो मीडिया होती है वो थिकेंड हो जाती है, तो उनका पल्सेशन वाला जो क्वालिटी होता है वो खत्म हो जाता है। अब जब पल्सेशन का क्वालिटी खत्म हो जाता है तो पेशेंट में व्हाइट मैटर लीजन्स, मतलब जो फ्रंटल सबकॉर्टिकल सर्किट्स होते हैं, ये डैमेज होने लगते हैं। तो जब हम लोग एमआरआई कराते हैं तो इसमें हम लोग व्हाइट मैटर लीजन्स पाते हैं। इसके लिए हम लोग अपना एक ग्रेड भी लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकस ग्रेडिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, जितना सर्किट डैमेज उतना भूलने की दिक्कत। लेकिन इस तरीके की डिमेंशिया को हम लोग सब कॉर्टिकल वेस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं। और इसकी खास बात होती है कि इसमें जैसे हमने आदमी को कोई शब्द दिया, उसको नहीं याद है, लेकिन हमने क्लू दिया कि हमने यार तुमको, जैसे हमने कमल दिया वो नहीं बता पाया, हमने बताया हमने को कुछ फूल दिया था, कोई फूल में एग्जाम्पल, तो उसको क्लू दो तो क्लू से बताने लगता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो जाता है। लेकिन इसमें अटेंशन हैम्पर्ड हो जाता है पेशेंट का, मतलब जो आप बोल रहे हैं उसको उतना अटेंटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो अटेंशन इम्पेयर्ड होता है इसमें। अब तीसरा जो होता है एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे डायबिटीज होता है, इट लीड टू माइक्रोवेस्कुलर डिजीज। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज मतलब जो न्यूरोवेस्कुलर यूनिट होती है ब्रेन में, न्यूरॉन और ब्लड वेसल्स की, उसकी जो कैपिलरीज होती हैं, ये उस कैपिलरीज को इन्वॉल्व करती है। तो इसकी अगर डायबिटीज आपका अनकंट्रोल चलता है तो इट लीड टू ब्रेन एट्रोफी, आपका दिमाग कम हो जाएगा, ठीक है। इट मे लीड टू ब्रेन एट्रोफी। तो आप समझ गए कि कैसे स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल ने आपका पैरालिसिस करके आपको भूलने की बीमारी पैदा करी, कैसे बीपी ने आपको व्हाइट मैटर लीजन करके आपको भूलने की बीमारी करी, या क्योंकि पेनिट्रेटिंग आर्टेरियोल को इन्वॉल्व करता है तो ये रप्चर भी होता है तो बेसल गैंग्लियोनिक ब्लीड होती है, तो हेमरेज भी करा सकता है। और तीसरा ये शुगर जो है, इसने कैपिलरीज के लेवल पे इन्वॉल्व करके ब्रेन की एट्रोफी कर दी और उसकी वजह से आपको भूलने की बीमारी हुई। अच्छा, जो सब कॉर्टिकल डिमेंशिया है, इसके केसेस हम लोग सबसे ज्यादा केसेस देखते हैं, सब कॉर्टिकल टाइप ऑफ वेस्कुलर डिमेंशिया विच इज बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो बहुत सारे लोग अपने बीपी को बहुत नॉर्मली लेते हैं कि अरे बीपी तो है, नहीं कंट्रोल है, 160 ही तो है, 170 ही तो है। तो फिर जैसे ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, इनके साथ साथ ये तो हैं बीमारियां, साथ में भूलने की बीमारी, और एक बार चालू होती हैं ये डैमेज करना तो फिर रिवर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन आता है कि भाई डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब हमको तो, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आया, क्योंकि ये हाइपरटेंशन जो होता है बेसल गैंग्लियोनिक डैमेज भी करता है, तो पेशेंट धीरे से स्लो हो जाता है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, एक काइनेटिक म्यूट ना बोलता है और ना चलता है, बिस्तर पे लेटा है, बेड रिडन है, और आप फिर डॉक्टरों को परेशान करना शुरू करते हैं कि डॉक्टर साहब कैसे इंप्रूव करेगा, अरे मेडिकल साइंस तो इतना है। लेकिन नहीं, हर चीज, जैसे ब्रेन न्यूरॉन्स आज भी जो डैमेज, वो डैमेज है ना, तो आपको पहले से ही केयर करना है। आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर है तो उनको शुरू से ही कंट्रोल करके रखिए। ऑल्दो 3 दवाएं हम लोग ट्राई करते हैं। पहला डोनापजल एक दवा होती है, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स इससे आता है, बट ये कोई नॉर्मल दवा तो है नहीं, मतलब वही है कि धीरे धीरे करके इसको बिल्डअप करते हैं, प्लस बहुत सस्टेन, बहुत अच्छा रिस्पांस भी नहीं आता है। दूसरा हम लोग सिटिकोलिन देते हैं, सिटिकोलिन पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन, और तीसरा विटामिन B12 और फोलिक एसिड, है ना, टेट्राफॉल या इस तरीके की दवाएं आती हैं, तो उनको हम लोग मरीजों को देते हैं। लेकिन जो इसका ट्रीटमेंट
प्रिवेंशन ही ट्रीटमेंट है, आपको प्रिवेंट करना है। जैसे आपका बीपी बढ़ा रहता है उसको कंट्रोल करो। स्मोकिंग जैसे ही आपको समझ आ जाए, समझदारी आ जाए कि नहीं स्मोकिंग हार्म करेगी, वैसे ही रुक जाओ, क्विट स्मोकिंग, है ना। कोलेस्ट्रॉल मैनेज रखो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं जीनी है, शुगर कंट्रोल रखना है। सो दिस इज अ ट्रीटमेंट। नाउ इसमें एक दो केसेस थोड़े इंटरेस्टिंग है, तो उनको, और एक सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी का केस। एक्चुअल में क्या होता है कि इस तरीके की जो वेस्कुलर डिमेंशिया होता है, इसका एक कारण एमाइलॉइड का डिपोजिशन, ए बीटा एमाइलॉइड होता है, उसका डिपोजिशन। तो ये डिपॉजिट कहाँ होता है? कॉर्टिकल और पायल जो ब्लड वेसल, मतलब जो सरफेस की ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें डिपॉजिट होता है। और इसकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी पेनिट्रेटिंग आर्टेरियोल जो बेसल गैंग्लियन की तरफ जा रहे हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करता, वो रिलेटिवली रिजर्व रहता है, स्पेयर रहता है। तो इसलिए इसमें या तो कॉर्टिकल ब्लीड की तरीके पेशेंट प्रेजेंट करता है, और या कॉर्टेक्स में मतलब माइक्रो इन्फार्क्ट, है ना। तो मोस्टली आईसीएच ब्लड ब्लीड की तरीके प्रेजेंट करते हैं ये सब। अब इसमें क्या होता है कि इस एक पेशेंट जैसे हमारे पास था, तो उसमें आप ये समझ के चले कि जैसे वो जो पेशेंट था उसकी क्या था कि उसको अचानक से दाहिना हाथ और दाहिने पैर में कमजोरी आई, उसकी आवाज भी स्लर्ड हुई और 10 मिनट में ठीक हो गया। तो हम लोगों ने सोचा भाई ये तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हुआ, TIA जो मोस्ट कॉमन होता है कि अब इसको पैरालिसिस गिरने वाला है, तो इसको एंटी प्लेटलेट दवाई दे दो, एंटी कोगुलेंट दे दो। लेकिन जब MRI कराया तो उसमें क्योंकि लेफ्ट साइड में सिम्टम्स थे और राइट साइड में हम लोगों ने देखा कि सुपरफिशियल सिड्रोसिस था। तो सुपरफिशियल सिड्रोसिस है और ये इस तरीके के सिम्टम्स, तो इसको बोलते हैं एमाइलॉइड स्पेल्स। ये TIA से रिजम्बल करते हैं, और इसमें अगर आपने खून पतले की दवाएं ज्यादा मात्रा में दी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो ये भी कुछ वजह होती हैं। तो एक पेशेंट हमारे सामने इस तरीके से भी आया, और एक पेशेंट ये इंटरेस्टिंग है इसलिए हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि एक पेशेंट था, उसकी ही इज 72 ईयर ओल्ड, ऑल्दो इट इज नॉट माई केस, इट्स नॉट माई प्राइमरी केस, बट इट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर न्यूरोलॉजिस्ट, सो दैट्स वाई आई एम डिस्कसिंग इट हेयर। द पेशेंट इज 72 ईयर ओल्ड, और उसको भूलने की बीमारी, मतलब कॉग्निटिव डिक्लाइन हुआ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होने लगा, और धीरे धीरे करके वो इतना हो गया कि फैमिली मेंबर्स पे डिपेंडेंट होने लगा। अच्छा, 6 साल पहले उसको दौरा मिर्गी भी पड़ा। जब हम लोगों ने और डिटेल में हिस्ट्री ली तो उसकी हिस्ट्री में पता चला कि उसकी मदर को भी सेम प्रॉब्लम थी, और वो 78-80 ईयर की एज में इसी सब चीज़ों से एक्सपायर करी थी। जब हमने उसका MRI किया तो उसमें व्हाइट मैटर लीजन्स थे, सबकॉर्टिकल पैटर्न, लेकिन जब हमने थोड़ा ढंग से देखा तो उसमें टेम्पोरल लोब का इन्वॉल्वमेंट था। नाउ हियर इज अ क्लू। क्या क्लू था कि अगर टेम्पोरल लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है, व्हाइट मैटर लीजन्स, जनरली वेस्कुलर डिमेंशिया में व्हाइट मैटर लीजन्स तो होते हैं लेकिन टेम्पोरल लोब स्पेयर रहता है, और अगर टेम्पोरल लोब इन्वॉल्व हो तो आपको एक बीमारी होती जो परिवार में चलती, इसको बोलते हैं कार्डासिल, cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarct and leukoariosis, है ना। तो ये एक बीमारी थी कार्डासिल, जो कि फैमिलीज में रन करती है। तो हमने उसका जेनेटिक टेस्टिंग कराया जिस यूनिट में था, और नॉच 3 पॉजिटिव आया। सो अगर मतलब MRI में आपको व्हाइट मैटर लीजन्स तो मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको टेम्पोरल लोब का इन्वॉल्वमेंट मिल रहा है, प्लस कुछ भी फैमिली हिस्ट्री में इस तरीके से मिल रहा है, तो आपको कार्डासिल नाम की इस जेनेटिक बीमारी के बारे में भी सोचना होता है। अच्छा, यंग एज में, अच्छा एक पेशेंट और यहाँ पर, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर एक केस, क्योंकि हमारे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने डिस्कस किया ग्रुप में डाल करके। सो दैट इज द केस कि पेशेंट को हेडेक था। तो अगर ये कार्डासिल यंग एज में प्रेजेंट करता है तो हेडेक और पैरालिसिस, स्ट्रोक की तरीके प्रेजेंट करता है, और ओल्ड एज में अगर इसकी प्रेजेंटेशन होती तो मोस्टली डिमेंशिया और सीजर की प्रेजेंटेशन होती है। तो वो पेशेंट हेडेक के वर्कअप के लिए गया था, उसका हेडेक बहुत सीवियर था, कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने जब उसका MRI कराया तो उसमें व्हाइट मैटर लीजन्स मिले जो कि बहुत सीवियर थे, मतलब ग्रेड 3 की, फर्स्ट केस ग्रेड 3 था। तो मतलब ये तो बहुत ही मतलब, और उसमें भी थोड़ा सा टेम्पोरल लोब का इन्वॉल्वमेंट था, तो डॉक्टर ने उसका भी नॉच 3 कराया और
पॉजिटिव आ गया उसका भी, तो हेडेक की तरीके यंग एज में प्रेजेंटेशन हो सकता है. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. सो फ्रॉम this topic, what is the learning? That you, for preventing dementia, you have to control your BP, your sugar. BP, uncontrolled BP lead to subcortical dementia, and high cholesterol, physical inactivity and smoking lead to post-stroke dementia or multi-infarct dementia. That's it. और नेक्स्ट टाइम पे हम एल्जाइमर्स या किसी और डिमेंशिया के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके.